एवरीवन, आज हम यहाँ पे शुरू करेंगे नया टॉपिक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 7 एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मुझे लगता है आप लोगों को मजा आएगा और नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट ईयर आपके 2022 बोर्ड्स हम लोग जो है वो यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत सारा इंटरेस्टिंग मटेरियल आपको इस चैप्टर में मिलेगा जो कि इम्पोर्टेंट भी है बोर्ड्स के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं इस पूरे चैप्टर को गाइस 3 पार्ट में कवर करूंगी। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 जो है, जो आज अभी हम डिस्कस करेंगे, इसमें सारे मेजरली मैंने कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं, ठीक है। और जो पार्ट 2 है उसमें हम इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडिया कवर करेंगे। देन हम नेक्स्ट पार्ट में हम टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे जाएंगे। तो शुरू करते हैं एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, और इसमें पहले पढ़ेंगे एम्प्लॉयमेंट और फिर जाएंगे किस पे, अनएम्प्लॉयमेंट पे। तो देखो, एम्प्लॉयमेंट की अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक डेफिनेशन है। एन एक्टिविटी फ्रॉम विच अ पर्सन अर्न्स मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। दैट मीन्स कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे कोई भी इंडिविजुअल पैसे कमाता है या अपने जीने का जो उसका लाइवलीहुड का जो सोर्स है, जो अर्निंग है वो होती है, तो उस एक्टिविटी को हम कहते हैं कि जो पर्सन है वो एम्प्लॉयड है। ठीक है। अब एम्प्लॉयड होने का बेनिफिट क्या है, एम्प्लॉयड होने से क्या बेनिफिट्स होते हैं? तो देखो, सबसे पहला बेनिफिट है कि ये जो आपकी कंट्री को भी बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि जो नेशनल इनकम है उसमें आपका एम्प्लॉयमेंट जो एक्टिविटीज हैं वो उसमें कंट्रीब्यूट करती है। मतलब मैं जो भी पैसे कमाती हूँ अल्टीमेटली वो मेरे जो कंट्री का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें काउंट होंगी, तो जीडीपी में काउंट होगी, नेशनल इनकम में काउंट होंगी। तो ये इकोनॉमी के लिए भी बहुत अच्छा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो वहां पर एम्प्लॉयड रहे। दूसरा, अगर कोई भी इंडिविजुअल एम्प्लॉयड है, मतलब वो पैसे कमाता है, कोई काम करता है, काम करके पैसे कमाता है, चोर नहीं है, ठीक है। चोर भी पैसे कमाता है ना, पर चोरी कर रहा है, तो चोर नहीं है। तो काम करके, मेहनत करके पैसे कमा रहा है, तो दैट गिव्स अ सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ। उसको अपने अंदर से ही इज फीलिंग गुड कि ओके, आई एम हार्ड वर्किंग हार्ड एंड आउट ऑफ माई हार्ड वर्क आई एम अर्निंग समथिंग। तो ये एक सेल्फ वर्थ का जो सेंस है वो भी एक इंडिविजुअल को देता है, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन अभी हमने पढ़ी, कोई भी एक्टिविटी जिससे कोई भी पर्सन अपना लाइवलीहुड अर्न करता है। बट यहाँ पर थीफ, बेगर, ठीक है, कोई भी डकैत, कोई भी स्मगलर, ठीक है, तो वो सारे लोग जो इस तरह की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, जो कि लीगल नहीं है, जो कि इकोनॉमी में डिजायरेबल नहीं है, वो एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरीज में नहीं आएंगी, ठीक है। तो चलो, अब यहाँ पर हम शुरू करेंगे हु इज वर्कर। अब हमें ये तो पता लग गया कि एम्प्लॉयड लोग जो हैं जो वो वर्कर की कैटेगरी में आएंगे, और एम्प्लॉयड लोगों जितने भी लोग एम्प्लॉयड होते हैं वो वहां से हम एम्प्लॉयमेंट को जो है काउंट करते हैं इकोनॉमी में। तो अब क्वेश्चन आता है कि ओके, यहाँ पर वर्कर कौन है, वर्कर किसे कहते हैं? ठीक है बेटा, तो 1 नंबर में आप डेफिनेशन यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो बोर्ड्स में कि वर्कर कौन है। तो वर्कर है कोई भी ऐसा इंडिविजुअल जो किसी भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, किस चीज के लिए, क्या करने के लिए, अपनी लिविंग को अर्न करने के लिए, ठीक है। तो कोई भी इंडिविजुअल जो किसी भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी में इन्वॉल्व है टू अर्न अ लिविंग इज नोन एज वर्कर। अब वर्कर्स जो है हम ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो 2 तरह के वर्कर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। वन इज नोन एज सेल्फ एम्प्लॉयड, अनदर वन इज हायर्ड वर्कर। सो सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब मेरी अपनी कोई फैक्ट्री है, मेरी अपनी कोई किराने की दुकान है, या मेरा अपना कोई भी छोटा मोटा बिजनेस है, मतलब मैं किसी के यहाँ जॉब नहीं करती, ठीक है, मेरा खुद का काम है, मेरा अपना कोई स्टार्टअप है ना। तो ये सारे इस तरह के जो लोग हैं वो आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड में। इनफैक्ट बार्बर शॉप, तो जो ओनर है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है। तो वर्कर्स हु आर एंगेज्ड इन देयर ओन बिजनेस और एंटरप्राइज, दे आर नोन एज सेल्फ एम्प्लॉयड। और अगर आप इंडिया की पूरी वर्कफोर्स की बात करें, जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसकी बात करें, तो 52% ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन इज इन द कैटेगरी ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब ज्यादा लोगों के बिजनेसेस हैं यहाँ पर, ठीक है बेटा। सेकेंड कैटेगरी है वर्कर की
हायर्ड वर्कर्स। अब देखो कुछ लोग जिनका बिजनेस हो गया, दैट इज ओके, हमारा तो बिजनेस है। अब कुछ लोग जिनका बिजनेस नहीं है, उनका वो यानी कहीं ना कहीं जो वर्कफोर्स है वो क्या कर सकती है, वो क्या करेगी कि हम किसी के यहाँ जॉब कर लेंगे, हम किसी के यहाँ काम कर लेंगे। तो ये जो कैटेगरी है, दे आर नोन एज हायर्ड वर्कर, दे आर हायर्ड बाय अदर्स। मे बी ये जो एंटरप्राइज या जो बिजनेस ओनर्स हैं, बिजनेसमैन है, इन्होंने इनको हायर किया हो, है ना। और इनसे जब ये कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी करा रहे हैं तो उसके अगेंस्ट इनको क्या दे रहे हैं, वेजेस। अगर ये कैजुअल वर्कर हैं, रोज का काम रोज करते हैं, ठीक है, और कहीं पे कोई फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, तो वेजेस पे आ जाएंगे, डेली वेजेस पे। नहीं तो अगर रेगुलर वर्कर है तो इनको क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी मंथली, या जो भी इनका टेन्योर ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो भी सेटिंग है। तो ये कहलाते हैं हायर्ड वर्कर्स। ठीक है, अब थोड़ा सा और इसमें देखो कुछ चीजें, यहाँ पे मैंने कुछ आपको पिक्चर्स दिखाई हैं, अब आप ये देखो, ये वर्कर है, ठीक है, ये लोग जो किसी कंस्ट्रक्शन बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, दे आर नोन एज वर्कर। ये पेंटर है, देखो पेंट करता है, पेंट करके इसको पैसे मिलते हैं, उससे इसका घर चलता है, तो ये भी वर्कर है। पुलिस मैन इज अगेन अ वर्कर। ये किराने का की दुकान चलाते हैं, ही इज हैविंग हिज ओन बिजनेस, तो किराना शॉपकीपर है, बट ही इज ऑल्सो अ वर्कर इन द इकोनॉमी। ये लेडी को आप देखिए, दिस लेडी इज सेलिंग वेजिटेबल्स, ठीक है, एंड फ्रूट्स। तो ये लेडी भी कौन है, शी इज अ वेजिटेबल वेंडर, बट शी इज अ वर्कर। ठीक है, तो ये सारे लोग कौन है, ये वर्कर्स की कैटेगरी में आएंगे। बट जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी थीफ, बेगर, ठीक है, कोई भी डकैत, तो वो सारे लोग जो है वो वर्कर की कैटेगरी में नहीं आएंगे। तो चलो आगे चलते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे, मैंने अभी आपको एक बताया था हायर्ड वर्कर्स, ठीक है, तो जो दूसरे लोगों के यहाँ काम करते हैं और उस काम के अगेंस्ट में उनको क्या मिलता है, वेजेस या सैलरी मिलती है। तो अब हायर्ड वर्कर्स जो होते हैं वो भी बेटा दो तरीके के होते हैं मेरे बच्चे, आपको ये चीज याद रखनी है कि ये भी दो तरीके के होते हैं। तो रेगुलर वर्कर कहते हैं एक टाइप, और दूसरा टाइप है कैजुअल वर्कर। अब देखो नाम से ही, मतलब तुम लोगों के लिए ना इतना इतना बढ़िया है कि आपको नाम से ही पता लग जाएगा। अच्छा देखो एक चीज और यहाँ पे बताती हूँ आपको, वापस चलते हैं। यहाँ मैंने आपको बताया कि सेल्फ एम्प्लॉयड इंडियन इकोनॉमी की जो वर्कफोर्स है वो 52% है। तो हायर्ड वर्कर्स कितने बचे, 48%। ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि टोटल वर्कफोर्स का 100% है। तो 52 जो है सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो हायर्ड वर्कर्स कितने हुए आपके, 48%। अब 48% का क्या डिवीजन है, देखो यहाँ डिवीजन हो गया। 18% आपके रेगुलर वर्कर्स हैं और कैजुअल वर्कर्स हैं आपके 30%। अब देखो रेगुलर वर्कर्स हैं क्या, कौन होते हैं ये रेगुलर वर्कर्स। सो व्हेन वर्कर्स आर पेड रेगुलरली, यानी कि उनको काम करने के अगेंस्ट में सैलरी मिलती है। जैसे पूरे महीने काम किया, जैसे मैंने पूरे महीने काम किया, मुझे महीने के एंड में सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो मैं रेगुलर वर्कर, मुझे क्या कहते हैं ये जो बेनिफिट्स हैं वो भी, क्योंकि मैं रेगुलर वर्कर हूँ, तो इन कंपैरिजन टू कैजुअल वर्कर्स मुझे बेनिफिट्स भी थोड़े से ज्यादा मिलेंगे। तो जो लोग भी रेगुलरली काम करते हैं, उनका एम्प्लॉयमेंट फिक्स्ड है कि ओके मुझे पूरे महीने काम करना है, तो ये लोग कहलाते हैं रेगुलर वर्कर। अब दूसरा है, आता है बेटा कैजुअल वर्कर्स। तो दोज वर्कर्स हु आर नॉट एम्प्लॉयड ऑन रेगुलर बेसिस, मतलब काम फिक्स नहीं, कभी काम है कभी काम नहीं है, डिपेंड, जब काम मिलेगा हम कर लेंगे, नहीं मिल पा रहा तो हम ढूंढ रहे हैं काम। एंड डज नॉट हैव जॉब सिक्योरिटी, उनको वो मालिक को नहीं कह सकते कि मुझे रोज आप काम दो और उसके अगेंस्ट सैलरी दो, नो, ठीक है, उनका कोई फॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है अपने मालिक के साथ। सो फॉर्मल देखो मैंने लिखा है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है। तो ये जो इस तरह के लोग होते हैं ना, जो रोज काम ढूंढते हैं और जो काम मिल गया कर लिया, उसके अगेंस्ट में वेजेस मिल गई, फिर अगले दिन काम ढूंढा करा, फिर वेजेस मिल गई, ये कहलाते हैं कैजुअल वर्कर्स। अब देखो आप कि कैजुअल वर्कर्स आर मच मोर देन रेगुलर वर्कर्स, 30%। तो वो जो 48% की हम यहाँ बात कर रहे थे बेटा, जो 48% आपके हायर्ड वर्कर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है टोटल वर्कफोर्स में, जो हायर्ड वर्कर्स 48% है, उनका डिवीजन 18% रेगुलर वर्कर्स और 30% कौन से बेटा, कैजुअल वर्कर्स में होता है। तो ये आप एक एक नंबर के क्वेश्चन के लिए ये डेफिनेशंस और प्लस बेटा ये परसेंटेज, जो डिवीजन जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हायर्ड वर्कर्स है, ये आप प्लीज याद रखना, ठीक है बेटा। आगे चलो, अब देखो इंडियन सिनेरियो की हम यहाँ पे थोड़ी सी बात करेंगे कि अब इंडिया में क्या चक्कर है, ठीक है। अब
हमें क्या याद रखना है कि जब हमारा 2011-12 का सेंसस हुआ तो उससे हमें ये पता लगा कि हमारी जो वर्कफोर्स है, हमारा जो टोटल वर्कर्स है इंडियन इकोनॉमी में, 473 मिलियन है। वो बात एक अलग है कि अब 10 साल हो गए, हम 2021 में, ठीक है, और अभी पेंडेमिक चल रहा है, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, बिजनेसेस वाइंड अप हो गए, बट बहुत सारे लोग इकोनॉमी में ऐड हो गए जिनको पिछले 10 सालों में जिनको कोई ना कोई बिजनेस या जॉब करने भी लगे। तो बट चलो कोई बात नहीं, तुम्हें ये याद रखना है क्योंकि लेटेस्ट फिगर हमारे पास यही है, 473 मिलियन वर्कर्स। ओके, अब इंडिया में देखो क्या होता है कि इसमें से 3/4 वर्कफोर्स जो है वो कहाँ रह रही है, रूरल एरियाज, वो गाँव में रहते हैं। हमें पता है ये भी कि 60% से ज्यादा पॉपुलेशन आपकी इंडिया में रहती है, ठीक है, और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में या प्राइमरी सेक्टर में इन्वॉल्व होती है। दो उसका कंट्रीब्यूशन जीडीपी में अब कम हो गया है, ठीक है, टर्शियरी सेक्टर का ज्यादा है, बट अभी भी 3/4 जो है वो वर्कर्स आपके कहाँ रहते हैं, रूरल एरियाज में, आपको याद रखना है। अब ये जो 473 मिलियंस हैं जिसमें से 75% कहाँ रह रहे हैं, रूरल रूरल एरियाज में, इस 473 मिलियन वर्कर्स को भी अगर आप जेंडर वाइज डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये याद रखना है हमें एक और पॉइंट, एक नंबर के लिए, कि इसमें 70% मेल्स हैं और 30% कौन है बेटा, फीमेल वर्कर्स हैं। आप पूछोगे मैम आजकल तो इतने सारे, हर हर इंडस्ट्री में, हर सेक्टर में फीमेल्स इतनी ज्यादा है, तो यहाँ पे 30% फीमेल्स, तब भी हम ये सिर्फ 30%, मतलब डबल से भी ज्यादा मेल्स हैं। 30 का डबल 60 होता है ना बेटा। अब आप देखो 70% मेल्स, 30% फीमेल्स है, तो ये क्या चक्कर है। तो बेटा हमें सबको ये पता है कि अगर आप इंडिया की बात करो तो यहाँ देखो, रूरल एरिया की मैं बात करी तो हम कहेंगे ओके, इंडियन इकोनॉमी इज द, और इंडियन सोसाइटी इज द एग्रीगेरियन सोसाइटी और एग्रीगेरियन इकोनॉमी, तो हमें पता है रूरल एक्टिविटीज ज्यादा है। अब मेल और फीमेल के डिस्ट्रीब्यूशन की आप बात करो तो फीमेल्स कम क्यों है, आधे से भी कम क्यों है, क्यों, क्योंकि हमारी सोसाइटी मेल डोमिनेंट सोसाइटी रही है। आजकल बहुत ज्यादा चेंजेस हम देखने को मिल रहे हैं, बट धीरे धीरे वो चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो सिंस इंडिपेंडेंस ऐसा नहीं था, सिंस इंडिपेंडेंस नाउ वी आर नोटिसिंग अ ग्रेजुअल चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्कफोर्स जेंडर वाइज। तो मेल्स धीरे 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 उनका परसेंटेज कम हो रहा है एंड फीमेल्स का कंट्रीब्यूशन जो है वो वर्कफोर्स में ज्यादा देखने को मिल रहा है, बट अभी भी जो सिचुएशन है वो 70-30 का रेशियो आपको दिखाती है। तो मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी पहले। पहले देखो काम बढ़ जाते थे, मेल्स का काम है कि आप बाहर जाके मेहनत करो, पैसा कमा के लाओ और घर चलाओ, और घर कौन चलाएगा उस पैसे से, खाना कौन बनाएगा, घर के बाकी काम कौन करेगा, बच्चों को जो है वो अच्छी अपब्रिंगिंग कौन देगा, वो मदर का काम है, वो फीमेल का काम है। तो ये ना एक इंडियन सोसाइटी का जो अप्रोच थी, मतलब अब आप आपको लगेगा ये कंजर्वेटिव अप्रोच है, बट ये थी, ठीक है, और अभी भी आपको रूरल एरियाज में देखने के लिए मिल जाएगी। तो अब धीरे धीरे हम पॉजिटिव चेंजेस जो है वो उसकी तरफ जा रहे हैं। तो एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी थी, मेल्स ने डिसाइड किया भाई हम मेहनत करेंगे, वी आर स्ट्रॉन्गर देन यू, तो हम मेहनत करेंगे और आप लोग घर चलाओ। दूसरा, इकोनॉमिक एंड सोशल बैकवर्डनेस बहुत थी बेटा हमारी सोसाइटी में। सोशल बैकवर्डनेस मतलब हमारे अलग ही टाइप के कंजर्वेटिव अप्रोचेस है, लेडीज को घर के बाहर नहीं जाना, पर्दा प्रथा है ना, और देर रात को काम से घर लौट के घर नहीं आना, बहुत सारी अलग अलग, आपको पता है सोशल बैकवर्डनेस जो है वो इंडियन सोसाइटी में थी। प्लस इकोनॉमिक बैकवर्डनेस भी थी, मतलब हम पिछड़े थे, गरीब थे, तो ये कि घर के लोग बाहर गए, खेतों में काम करके आए, पैसा कमाया, उससे उस पैसे से लेडीज ने घर चलाया। तो ये रीजंस हैं बच्चे जिसकी वजह से हमें पता लगता है कि ओके हमारा जो जेंडर वाइज वर्कफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें फीमेल्स क्यों कम है। ये आपको याद रखना है, 70-30 याद कर लेना, ठीक है, और 473 मिलियन याद करना है, इसमें ये एक छोटा सा फिगर है, प्लीज याद कर लो, ये आ सकता है। अब देखो कुछ कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करते हैं, ये कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है बेटा लेबर फोर्स का। लेबर फोर्स मतलब किसी भी इकोनॉमी में कितने ऐसे लोग हैं जो काम करने के लिए रेडी या काम करना चाहते हैं। तो sum total of persons who are willing and able to work at an existing wage rate in the economy, तो जो इकोनॉमी में जो भी वेज रेट चल रहा है उस पे they are willing and able to work, ठीक है। अब इसमें दो चीजें, मैं रेडी तो हूं काम करने के लिए, काम कर भी सकती हूँ, बट काम मिल नहीं रहा, ठीक है।
मैं रेडी हूँ, काम कर सकती हूँ और मुझे काम मिल गया। मतलब जब मैं लेबर फोर्स की बात करूंगी बेटा, ये आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझना है लेबर फोर्स और वर्क फोर्स में। देखो मैंने नीचे यहाँ दिखाया है, लेबर फोर्स में सारे वो लोग जो काम करना चाहते हैं वो आते हैं, चाहे उनके पास काम है या नहीं है। सो दैट मीन्स इट इंक्लूड्स बोथ एम्प्लॉयड एंड अनएम्प्लॉयड पर्संस। अब आते हैं वर्कफोर्स पे, अ पार्ट ऑफ लेबर फोर्स विच इज एक्चुअली एंगेज्ड इन सम प्रोडक्टिव एक्टिविटी। ये वर्कफोर्स मीन्स ऑल द एम्प्लॉयड पीपल, all the employed people of the economy, so they are known as workforce. So labor force मतलब सारे लोग जो काम करना चाहते हैं, जिनके पास काम है वो भी, जिनके पास काम नहीं है वो भी, एम्प्लॉयड भी अनएम्प्लॉयड भी। बट वर्कफोर्स में क्या आता है, केवल एम्प्लॉयड लोग जो काम कर रहे हैं। सो वर्कफोर्स की देखो, आप फॉर्मूला देखो, लेबर फोर्स में से आप अगर अनएम्प्लॉयड लोगों को हटा दो तो कौन लोग बचे, जो एक्चुअली काम कर रहे हैं, हु आर नोन एज वर्कफोर्स ऑफ द इकोनॉमी। और वर्कफोर्स आपको कैसे निकालनी है उसका देखो, जो है आप ये फॉर्मूला है, वर्कफोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। तो ये एक रेशियो आपका निकल के आ जाएगा कि एक्चुअली कितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो है वो वर्कफोर्स आपकी है। ठीक है, तो ये याद रखो बेटा, लेबर फोर्स और वर्कफोर्स में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। अब एक और टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रही हूँ बेटा, लेबर सप्लाई। ठीक है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, एक एक नंबर में आपको पता होने चाहिए और बहुत इजी है। तो ये देखो लेबर सप्लाई। अब लेबर फोर्स की हमने बात करी कि मैं विलिंग हूँ काम करने के लिए, मैं काम कर सकती हूँ, बट मैं कितने घंटे काम कर सकती हूँ और कितने पैसे में मैं उतने घंटे काम कर सकती हूँ, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। किसी ने मुझे कहा कि मैं आपको 50,000 रुपए महीना दूंगा, लेकिन आपको 24 घंटे मेरे लिए काम करना है, तो मैं करूंगी क्या या मैं नहीं करूंगी क्या, ये मुझ पे डिपेंड करेगा। तो लेबर सप्लाई मीन्स अमाउंट ऑफ लेबर, अमाउंट ऑफ लेबर मीन्स कितने घंटे की मेहनत, amount of labor that workers are willing to offer at a particular wage rate। मतलब मैं 20,000 रुपए में, कोई मुझे कहता है आप 12 घंटे रोज काम करोगी मेरे लिए, तो क्या मैं रेडी हूं करने के लिए? या जैसे देखो आजकल क्या होता है, ऑफिस टाइम है ना 9 to 5, 8 आवर्स की जॉब है हमारी जी, और उसके अगेंस्ट मुझे 40,000 रुपए, 50,000 रुपए, किसी को 10,000 रुपए, किसी को 20,000 रुपए तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है। सो दैट मीन्स वो 8 घंटे की लेबर में वो विलिंग है 8 घंटे की लेबर देने के लिए, कितने पैसों के लिए, जो भी उसकी सैलरी है, 50,000 रुपए सपोज। ठीक है, तो उसके लिए वो विलिंग है। अब हो सकता है कि कुछ लोग एक पर्टिकुलर पैसे पे, 10,000 रुपए पे 8 घंटे देने के लिए विलिंग ना होने, लगता है कि नहीं भाई ये तो बहुत कम है, मैं तो 8 घंटे काम नहीं करूंगा 10,000 रुपए में, मुझे तो ज्यादा पैसे दो, मेरा काम इंपॉर्टेंट है, मेरा काम जो है वो टेक्निकल है, मेरे पास एक्सपर्टीज है। तो लेबर सप्लाई मीन्स किसी पर्टिकुलर वेज रेट पे कोई भी वर्कर कितने घंटे, कितनी मेहनत के अपने घंटे देने के लिए विलिंग है, विलिंग टू ऑफर। ठीक है, सो ये जो वेज रेट है लेबर सप्लाई में, यानी जब आप वेज रेट की बात करते हो तो ये वेज रेट इंक्लूड करता है नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स टू, कितने घंटे। तो ये आपको लेबर सप्लाई में याद रखना है, अमाउंट ऑफ लेबर की भी बात होती है। अब यहाँ पे एक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, LFPR, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। जो आपकी लेबर फोर्स की हम यहाँ बात कर रहे थे, कितने लोग एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड रेडी है काम करने के लिए, उनका पार्टिसिपेशन रेट कैसे निकालोगे बेटा, वर्कफोर्स का आपने यहाँ पे निकाला, वर्कफोर्स बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, तो रेशियो आगे निकल के कि इतनी वर्कफोर्स है। ऐसे ही आपको लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन भी निकालना है, आप निकाल सकते हो रेशियो ऑफ लेबर फोर्स टू टोटल पॉपुलेशन। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे, लेबर फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100, तो आपका रेशियो आ जाएगा निकल के। ठीक है, अब यहाँ पे एक और नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जॉबलेस ग्रोथ, जो कि इंडिया का एक सैड एट्रीब्यूट है, सैड फीचर। हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ओके मोदी जी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, सो दैट मीन्स वी आर ग्रोइंग, हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, वी आर ग्रोइंग, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, वी आर ग्रोइंग। इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रही है, बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है क्या? लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है क्या? पॉवर्टी कम हो रही है क्या? एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है क्या? पीछे एक नास्कॉम की रिपोर्ट आई थी बेटा, कोविड से जस्ट पहले, उसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया इज हैविंग जॉबलेस ग्रोथ।
सो दैट मीन्स व्हाट इज दिस जॉबलेस ग्रोथ? पहले ये देखते हैं जॉबलेस ग्रोथ है क्या। जॉबलेस ग्रोथ का मतलब ये है कि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, मतलब आपका जीडीपी जो है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है। बट जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं आपकी इकोनॉमी में, जिस जो कि लोगों को मिलनी चाहिए, उनको जॉब मिलनी चाहिए, वो उतनी फास्ट स्पीड से एज पर दी जीडीपी स्पीड नहीं बढ़ रही। तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो होती जा रही है, जीडीपी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है ही नहीं, जॉब्स ही नहीं है। तो क्या होगा, इट विल क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट। तो जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, जीडीपी ग्रोथ सपोज आपकी 4.5% है, तो अब अगर आपको जॉब, जब इतना जीडीपी बढ़ रहा है तो जॉब्स भी तो इतनी क्रिएट होनी चाहिए, बट एम्प्लॉयमेंट रेट को अगर आप देखो तो ये सिर्फ 2% है। अब 2% एम्प्लॉयमेंट है और जीडीपी 4.5% है, तो इससे क्या क्रिएट होगा, अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ग्रोथ तो हो रही है, इकोनॉमी लग रहा है ओहो इंडिया इज गोइंग अहेड, इंडिया इज इंप्रूविंग, इंडिया इज प्रोग्रेसिंग, बट पीपल आर जॉबलेस, दे आर नॉट हैविंग एनी जॉब। तो इसीलिए आजकल बहुत सारी स्किल यूनिवर्सिटीज खुल गई हैं। ठीक है, हमारे पास क्या होता है बेटा, एक 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 फैक्ट समझो आप लोग, आजकल का जो यूथ है ना वो बहुत ज्यादा जो है वो अपनी डिग्री पे कंसंट्रेट करता है कि मुझे ना डिग्री मिल गई, मेरे पास ना ये क्वालिफिकेशन आ गई। दैट्स ओके, आपके पास क्वालिफिकेशन आ गई, बट उस क्वालिफिकेशन के साथ जो स्किल्स एसोसिएटेड हैं, क्या वो है आपके पास? आप क्या होता है, मैं एमबीए हूँ, मैं बीबीए हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, पर जब आप इंटरव्यू देने गए और उन्होंने आपके करिकुलम से रिलेटेड, एमबीए बीबीए इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे, कुछ स्किल्स आपसे पूछे कि आपको आती हैं, तो आपको वो नहीं आती। अब क्या हो रहा है कि जब आपको स्किल्स ही नहीं आती तो दैट मीन्स यू आर नॉट फिट फॉर द इंडस्ट्री। आपके पास डिग्री है, क्वालिफिकेशन है, वो पेपर है आपके पास, बट वो पेपर के साथ जो स्किल्स हैं वो नहीं है, तो आपको जॉब नहीं मिलेगा। तो यही आपकी इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि लोगों के पास स्किल्स नहीं है, डिग्री है, क्वालिफिकेशन है। इसीलिए आजकल इकोनॉमी इज फोकसिंग ऑन स्किल यूनिवर्सिटीज। जैसे आप दिल्ली की बात करो तो एक डीएस ईयू, दिल्ली स्किल एजुकेशन यूनिवर्सिटी खुल गई है, और भी बहुत सारी स्किल यूनिवर्सिटीज हैं, दोज आर कमिंग इनटू पिक्चर नाउअडेज। तो पर्पस इज दिस कि आपको स्किल ट्रेनिंग चाहिए, स्किल देनी है हमें। अब देखो एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और आप एक नंबर में एक्सपेक्ट कर लो आ जाएगा, जॉबलेस ग्रोथ भी आ जाएगा, आप 1 या 2 नंबर में एक्सपेक्ट करो। ठीक है, तो कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट की अगर आप बात करो, अब ये इंडिया में हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या मतलब है इसका? इसमें क्या हो रहा है कि जो हमने कैजुअल वर्कर्स पढ़े हैं ना पीछे, जो रेगुलराइज नहीं होते, जिनका कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है एम्प्लॉयर के साथ, ये बढ़ रहे हैं आपकी इकोनॉमी में। आपकी जो टोटल वर्कफोर्स है उसमें परसेंटेज ऑफ कैजुअल हायर्ड वर्कर्स टेंड टू इंक्रीज इन द टोटल वर्कफोर्स ओवर टाइम। व्हाई? अब क्या चक्कर है भाई, ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखो, ऑर्गेनाइज सेक्टर जहाँ पे फॉर्मली जॉब्स अवेलेबल होती हैं उसकी ग्रोथ कम है। कोविड ने तो और भट्टे बिठा दिए हैं चीजों के, हमें पता ही है। ठीक है, तो ये चीजें ऐसे याद करो कि अब पेंडेमिक के टाइम में कितने सारे बिजनेसेस बंद हो गए, रेगुलराइज जॉब्स खत्म हो गई ना, लोगों की जॉब्स चली गई। तो और देखो एग्रीकल्चरल अर्निंग्स जो है वो भी आपकी, उसमें भी ग्रोथ कम है। ठीक है, और अब इससे क्या हो रहा है कि जब लोगों के पास फॉर्मल जॉब नहीं है तो उसका, उससे प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम ये हो रही है कि लोग ये सोचते हैं कि भाई मुझे रोज का ही कोई काम मिल जाए जिससे मैं रोज कुछ कमा लूं, मेरी रेगुलर जॉब थी एक, वो तो चली गई, तो अब रोज के रोज कुछ जॉब काम कर लूं, उससे पैसे कमा लूं। तो और इसी तरह के लोग चाहिए, अब इसी तरह के लोग इंडस्ट्री को भी चाहिए। इंडस्ट्री को भी पता है भाई पता नहीं कब लॉकडाउन हो जाएगा, इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, तो रेगुलर वर्कर रखूंगा तो मुझे उनको बहुत सारे पर्क्स और जो है बाकी सारी फैसिलिटीज भी देनी पड़ेंगी। तो अब मुझे खुद का ही नहीं पता कि मैं कितने दिन शॉप खोल रहा हूँ, कितने दिन फैक्ट्री खोल रहा हूँ, कितने दिन मेरा स्टार्टअप ओपन है। तो मैं क्या करता हूँ कि कुछ कैजुअल वर्कर्स रख लेता हूँ, तो जिनकी जब तक मेरी इनकी डिमांड चलती रहेगी, क्या कहते हैं, मेरे को इनकी जरूरत होगी, ये मैं इनसे काम कराऊंगा, इनको पैसे दूंगा, और अगर ऐसी कोई अनफोर्सिन जो है वो सिचुएशन आ गई तो फिर भाई
ये तो कैजुअल वर्कर्स हैं, रेगुलर वर्कर तो है नहीं। तो इस तरह की चीजों में ना बेटा जो एम्प्लॉयमेंट है उसका कैजुअलाइजेशन जो है वो कंटिन्यूसली हमें इंक्रीजिंग पैटर्न पे देखने के लिए मिल रहा है, जहाँ पे रेगुलर वर्कर्स की डिमांड कम हो रही है और कैजुअल वर्कर्स की डिमांड ज्यादा हो रही है। एंड इट इज अगेन नेगेटिव फीचर ऑफ आवर इंडियन इकोनॉमी। अब देखो, ये मैं चाहती हूँ कि तुम याद करो, सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे हम तीनों सेक्टर्स की बात करेंगे, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। देखो, हमें पता है कि एग्रीगेरियन इकोनॉमी है, सबसे ज्यादा 3/4 पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है, और वहां रहती है, तो ऑब्वियसली वहीं पे ही सबसे ज्यादा एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर आप देखो, अगर सेक्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करो तो प्राइमरी सेक्टर में 48.9% लोग हैं जो इन्वॉल्व है। वर्कफोर्स जो है 48.9% कहाँ से आ रही है? प्राइमरी सेक्टर से। मतलब दे आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, डेयरिंग, माइनिंग, एनिमल हस्बेंड्री, क्वेरिंग, तो जितने भी ये काम है प्राइमरी सेक्टर में ये सब ये करते हैं। तो ऑलमोस्ट 50% जनता आपकी कहाँ पे है? प्राइमरी सेक्टर में, वर्कफोर्स से। अब सेकेंडरी सेक्टर में आपका पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर आ गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आ गया। यहाँ पे अब देखो, जब 50% ऑलमोस्ट या 48.9% आपके प्राइमरी सेक्टर में पहुंच गए, तो अब आपका 50% पॉपुलेशन और बच गई, 50% वर्कफोर्स और बच गई। तो अब ना क्या करें याद करने के लिए? क्या करें क्या करें क्या करें? आधा आधा कर लेते हैं, आधा से थोड़ा कम ज्यादा। तो हमें ये पता है, देखो टर्शरी बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहा है, तो सेकेंडरी के कंपैरिजन में इसमें थोड़ा सा ज्यादा लोग रखते हैं, ठीक है। तो अब 26.8%, 25 तो नहीं किया, 26.8 कर लिया, ये आ गए टर्शरी में जो सर्विस सेक्टर में इन्वॉल्व है। और सेकेंडरी सेक्टर जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें 24.3। तो बेटा मैं ये चाहती हूँ कि आप ये याद करो। एक और चीज आप यहाँ पे याद करोगे कि ये जो 48.9% शेयर प्राइमरी सेक्टर का आज की डेट में है, ठीक है, जो हम जब हमने कैलकुलेट किया था सेंसस, ये इसमें बहुत ज्यादा रिडक्शन हुई है सिंस इंडिपेंडेंस। देखो, इंडिपेंडेंस के टाइम पे ये 75% था, ये 75% से 48% पहुंच गया है आज की डेट। तो ये क्या हमें क्यों ये देखने के लिए मिल रहा है? क्योंकि हमारा सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स जो हैं वो कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट दिखा रहे हैं, उनमें ज्यादा लोग आ रहे हैं काम करने के लिए, ठीक है। और टर्शरी सेक्टर स्पेशली बहुत ज्यादा जो है वो ग्रोथ दिखा रहा है और जीडीपी में भी बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है मेरे बच्चे। तो चलो आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है पार्ट 2, उसमें मैं फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियंस कवर करूंगी, और फिर नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो आई होप ये पूरा जो टॉपिक आज हमने पढ़ा पार्ट 1 में, वर्कर्स कौन होते हैं, किस किस टाइप के वर्कर्स होते हैं, और जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़े, जॉबलेस ग्रोथ, कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉय, कैजुअलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लेबर सप्लाई, फिर वर्क फोर्स, लेबर फोर्स, इनमें क्या डिफरेंस है, रेगुलर वर्कर्स, हार्ड वर्कर्स। तो ये आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज वीडियो को वापस प्ले करके देख लो, कोई क्वेरीज हैं तो मुझे चैट बॉक्स में लिख दो। एंड बट उसको अच्छे से आप अपने दिमाग में बिठा लो, बोर्ड्स के लिए अब हम तैयारी शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए मैं इतना ही करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी इसी का पार्ट 2। तो बने रहिए पाठशाला के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।